आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आपको पता है कि आप लोग को मालूम है कि हम लोग अभी हम लोग TRE 2 का GS सेक्शन का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 40 नंबर का पूछा गया था। अभी हम 6 to 8 के क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं जो GS सेक्शन का था। इससे पहले 1 to 5 की बात हो गई है, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ जाएं, देखें। वक्त हम बर्बाद नहीं करना चाहते आपका। अब बात करेंगे हम 61 नंबर क्वेश्चन से। इससे पहले क्वेश्चन जो है GS सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, भाषा की नहीं। भाषा आप आसान है, आप कर सकते हैं। GS सेक्शन का विथ डिटेल्स डिस्कशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर के आराम से देखिए। आइए, क्वेश्चन नंबर 61 कहता है मगध और अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं। मगध और अंग के मैदान जो है वो निम्नलिखित में से किसके हिस्से। आप जानते हैं कि मगध और अंग जो है वो 16 महाजनपद है। ठीक है ना, 16 महाजनपद हैं। और ये जो है मगध और अंग जो है इसी 16 महाजनपद के पार्ट्स हैं, हिस्से हैं। ठीक है ना, जिसमें आपको पता है अच्छे से कि अंग की राजधानी जो है वो चंपा थी, है ना। अब कोई सब चीज़ को नोट कर लेना चाहिए। और मगध की राजधानी जो है वो थी राजगिरी। ठीक है ना, राजगिरी। अच्छा, ये राजगिरी जो थी वो थी बिंबिसार के समय में, यही पता होना चाहिए आपको। अच्छा आ गया था, हम बता देते हैं। बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया पाटलिपुत्रा मगध की राजधानी। किसने शिफ्ट किया? उदयन ने शिफ्ट किया। क्यों? क्योंकि उदयन ने पाटलिपुत्र नामक जगह की स्थापना किया और उसी को मगध की राजधानी बनाया। ठीक है ना, तो ये मगध और अंग जो है वो 16 महाजनपद के भाग हैं। 16 महाजनपद है, उसमें से मगध और अंग एक है। मगध की राजधानी राजगिरी, बाद में पाटलिपुत्रा हो गया, और अंग की राजधानी जो है वो चंपा है। ठीक है ना, ये मगध और अंग जो है ये गंगा नदी के गंगा जो का मैदान जो है उसका मध्य भाग है, मिडिल गैंगेटिक प्लेन। ये मिडिल गैंगेटिक प्लेन है मगध और अंग, मिडिल गैंगेटिक प्लेन है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 कहा गया है कि हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे और रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण है। दुर्लभ प्रजाति के, विलुप्त प्रजाति के, या लुप्त प्राय प्रजाति के। आइए क्वेश्चन देखते हैं। दुर्लभ प्रजाति इसे कहते हैं रेयर स्पेसीज। रेयर स्पेसीज कौन स्पेसीज होते हैं? वो स्पेसीज, वो प्रजाति, वो बहुत जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, स्मॉल पॉपुलेशन है, जिसकी पॉपुलेशन जो है बहुत स्मॉल पॉपुलेशन है ना। और ये कभी भी विलुप्त हो सकता है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में ये कभी भी आ सकता है। उसे कहते हैं दुर्लभ प्रजाति। जैसे कि हिमालय भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी, ये सब जो है रेयर स्पेसीज है, इंडेंजर्ड मतलब रेयर स्पेसीज है। क्यों? क्योंकि इनकी बहुत कम जनसंख्या बच गई है, ये कभी भी खत्म हो सकती है, विलुप्त हो सकती है। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे रेयर स्पेसीज कौन होता है। ये सब जो है रेयर स्पेसीज है। और रेयर स्पेसीज की परिभाषा क्या होता है कि वो स्पेसीज जिसकी जनसंख्या बहुत कम बची हुई है, रेयर है, देखने को बहुत कम मिलता है, ये कभी भी विलुप्त हो सकती है, कभी भी खत्म हो सकती है। ठीक है ना, विलुप्त हो सकती है। अतः विलुप्त कौन है? विलुप्त कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पेसीज। विलुप्त वो स्पेसीज जो इंसान की ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से वो खत्म हो गया है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से खत्म हो गया है, उसे कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पेसीज, मतलब कि विलुप्त प्रजाति। जैसे कि एक कबूतर था जो मैसेज भेजता था, मैसेज भेजने वाला कबूतर, वो खत्म हो गया है इंसान की एक्टिविटी की वजह से, वो विलुप्त प्रजाति में आ गया। यानी वो प्रजाति जो अब नहीं है, जैसे डायनासोर्स, ये विलुप्त प्रजाति है जो अब खत्म हो गया है, अब नहीं है।
तो जो दुर्लभ प्रजाति होता है वो खत्म होते होते विलुप्त प्रजाति में आ जाता है, यानी कि अब वो खत्म एक्सटिंक्ट हो जाता है। लुप्त प्राय प्रजाति दुर्लभ प्रजाति जो है वो लुप्त प्राय प्रजाति इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है, और इंडेंजर्ड स्पीसीज के बाद ये है लुप्त हो जाता है, विलुप्त खत्म हो जाता है। अच्छा, लुप्त प्राय प्रजाति हो गया इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज यानी कि वो स्पीसीज जो बहुत कम देखने को मिलता है, और ये इन फ्यूचर में ये विलुप्त हो जाएगा, है ना। मैं सीधी सी बात है, दुर्लभ प्रजाति जो है वो इंडेंजर्ड में आता है, आएगा, दुर्लभ धीरे धीरे खत्म होते होते इंडेंजर्ड में आएगा, और इंडेंजर्ड से वो विलुप्त हो जाएगा, मतलब पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। अच्छा, लुप्त प्राय प्रजाति इंडेंजर्ड स्पीसीज में कौन कौन से आते हैं, जैसे जिएंट पांडा, ये जो है इंडेंजर्ड में है, ये कभी भी खत्म हो सकते हैं। रेड पांडा, जैसे कि टाइगर, ये सब जो है लुप्त प्राय प्रजाति में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकुमार शुक्ला ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व करने के लिए कहा था। आप जानते हैं कि बिहार में जो चंपारण में जो आंदोलन हुआ था, तो राजकुमार शुक्ला ने ये जो क्वेश्चन है ये 1 to 5 में भी पूछा गया है जीएस सेक्शन में, तो 1 to 5 में देखेंगे तब वो मिल जाएगा। राजकुमार शुक्ला एक और थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, दोनों ने गांधी जी को महात्मा गांधी जी को इनवाइट किया था चंपारण, और वहां से आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसमें से कोई नहीं है। किनको इनवाइट किया था, महात्मा गांधी को। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है। अच्छा, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है राजेंद्र प्रसाद सर ने लिखा है। राजेंद्र प्रसाद साहब जानते हैं, इन्होंने इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखा है, डिवाइडेड। इन्होंने इस पुस्तक में इन्होंने अपोज किया है, किस चीज का अपोज किया है, कि हिंदुस्तान का जो डिवीजन हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, उसके अपोज में, उसके विरोध में उन्होंने ये किताब लिखा। यानी ये नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान का विभाजन हो, उसके विरोध में इन्होंने ये किताब लिखा। अब जानते हैं कि राजेंद्र प्रसाद जो है वो हिंदुस्तान के पहले प्रेसिडेंट थे। उन्होंने वो जो है 1950 से लेकर के और 1962 तक, यानी 2 बार से ज़्यादा, 2 बार से ज़्यादा हिंदुस्तान में राष्ट्रपति के तौर पर रहे हैं राजेंद्र प्रसाद साहब, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बातें हैं। 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया। ये क्वेश्चन एक सस्पिशन वाला क्वेश्चन है, इस पे आप आइए हम बात कर लेते हैं डिटेल से। होम रूल लीग जो है 2 जगह एस्टेब्लिश किया गया। पहला, अच्छा, ये होम रूल लीग को एस्टेब्लिश करने में 2 लोगों के नाम आते हैं। पहला नाम आता है एनी बेसेंट का, है ना। दूसरा नाम आता है लोकमान्य तिलक का। आप कॉपी में इसको नोट करना चाहिए, लोकमान्य तिलक का, है ना, तिलक। अच्छा, ये होम रूल लीग जो एस्टेब्लिश हुआ था 1915 से 16 में, ठीक है ना। अच्छा, लोकमान्य तिलक साहब जो है वो लोकमान्य तिलक साहब ये जो है वो अप्रैल 16 मतलब अप्रैल 1916 में बेल्जियम में बेल्जियम में होम रूल लीग का एस्टेब्लिश किया था, बेल्जियम में पहला। और दूसरा एनी बेसेंट जो है वो जो है दिसंबर 1915 में मद्रास में, 1915 में 1916 में शायद, आई होप 1915 या 16 में, ऐसे ही 16 में ही आई होप या 15 में, मतलब कोई साल मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 15 या 16 था। उन्होंने मद्रास में होम रूल लीग का एस्टेब्लिश किया था, ठीक है ना। इसमें 2 लोग के नाम आते हैं, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक जो है वो अप्रैल 1916 में बेल्जियम में होम रूल लीग की एस्टेब्लिश किए थे, और एनी बेसेंट जो है वो मद्रास में होम रूल लीग को एस्टेब्लिश किए थे। तो अगर यहाँ पे 2015 में होम रूल लीग को किसने प्रारंभ किया, तो उसका आंसर होना चाहिए एनी बेसेंट। लेकिन जब मैं आंसर इसको देख रहा था तो आंसर दिया हुआ था ई नंबर,
उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो हमको लगा कि नहीं, गड़बड़ है थोड़ा सा, एनी बेसेंट होना चाहिए इसका आंसर। वैसे मैं आपको डिटेल से बता दिया हूँ, आपको जो सही से लगे वो आप कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिए थे? इस क्वेश्चन पे भी सस्पिशन है मुझे, क्योंकि दो ऐसी महिलाएं थी जो बिहार में नमक सत्याग्रह में भाग लिए थे। एक का नाम था अवंतीबाई गोखले, और दूसरा का नाम था, दूसरे जो थे उनका नाम था कमला देवी चट्टोपाध्याय। ये दो लोग जो थे जो बिहार में नमक सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए इसमें से कोई, लेकिन इसमें से तो कोई नहीं है वो, और ऑप्शन दिया हुआ था डी। तो मुझे बड़ा दिक्कत होता है, इसमें भी मुझे दिक्कत हुआ। तो जो नाम था वो नाम मैंने आपको बता दिया कि अवंतीबाई गोखले और कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये दो लोग जो थे, दो महिलाएं थी, वो नमक सत्याग्रह में बिहार में पार्टिसिपेट किए थे। बाकी आप थोड़ा देखिएगा क्वेश्चन को, मैं तो अपनी डिटेल्स आपको बता दिया कि क्या सही है क्या गलत है। मैं इसमें से कोई सही ऑप्शन नहीं मार सकता हूँ क्योंकि मुझे खुद इस पर कन्फ्यूजन था है। अच्छा, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखी गई है? नील दर्पण मतलब द इंडिगो मिरर, इसे कहते हैं नील दर्पण। पुस्तक था मिरर। ये पुस्तक जो है वो लिखा गया था 1858 से 1859 में। इनके लिखने वाले का नाम था दीनबंधु मित्र। इन द इंडिगो मिरर 1858 से 1859 तक, दीनबंधु मित्र। अच्छा, नेक्स्ट, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की? अनुशीलन समिति, ये अनुशीलन जो है समिति, अनुशीलन का मतलब होता है, समिति का अर्थ होता है स्वयं संस्कृति संघ। स्वयं संस्कृति संघ, स्वयं संस्कृति संघ। अनुशीलन समिति का होता है स्वयं संस्कृति संघ, इसका होता है। और इसको पटना में 1913 में जो स्थापित किया था, उनका नाम था सचिंद्र नाथ सन्याय। सचिंद्र नाथ सन्याय ने इसको स्थापना किया था पटना में। और बंकिम चंद्र मित्र जो थे, ये बीएन कॉलेज के ये बंकिम मित्र जो थे, ये बीएन कॉलेज के थे। और ये जो है इनका नेतृत्व करते थे। किसका नेतृत्व करते थे? किसका? अनुशीलन समिति का। नेतृत्व करने वाला कौन था? बंकिम चंद्र मित्र। बंकिम चंद्र मित्र जो था वो था नेतृत्व करने वाला, यानी इनके अंडर में ये काम, मतलब ये समिति चलता था। और जो इसको एस्टेब्लिश किया था उनका नाम था सचिंद्र नाथ सन्याय, ठीक है ना। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? अब पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गया में अधिवेशन हुआ था वो 37 अधिवेशन था। अब वो जो हुआ था वो दिसंबर 22 को हुआ था, दिसंबर 22 को, ठीक है ना, दिसंबर 22 को। इसके साथ आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था मुंबई में, ठीक है। और इस अधिवेशन के जो प्रेसिडेंट कौन थे आपको पता होना चाहिए, इसके होते हैं WC बनर्जी, पता होना चाहिए आपको, WC बनर्जी इनके प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो इंडियन नेशन का प्रकाशन जो है वो पटना में हुआ था। कब हुआ था प्रकाशन? इसका प्रकाशन हुआ था आपको 1931 में पटना में। तो इस तरह से 6 to 8 का GS
सेक्शन हम किए हैं, कर चुके हैं। फिर 6 to 8 का ही जीएस सेक्शन का और वीडियो आपको आगे नेक्स्ट में देखने को मिलेगा। यहाँ अब तक आप नोट्स बनाएं और लिखते जाएं और इसको अच्छे से नोट बनाएं, आपको बहुत फ़ायदा होगा इसको करने में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें।